दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय से एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि स्टेट लोकल लेवल पर 14 दिन का लॉकडाउन लगाए। इससे कोविड-19 के जो डेली केसेस बढ़ रहे हैं ना उनको कम किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अभी कमी जा रही है उससे भी हम निपट सकें, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने ऐसा ऑर्डर जारी किया है। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है ऑस्कर अवार्ड 2021 से। कल हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाए थे, तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम इसका देख लेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नीति आयोग से रिलेटेड। ठीक है, नीति आयोग मेंबर का कहना है कि आप यदि घर में हैं तो भी मास्क अप करिए, मास्क को पहने रहिए, क्योंकि आपका आना जाना बाहर होता है तो आप अपने साथ में कोरोना को भी लेकर आ जाते हैं, या हो सकता है आपके घर में ही खुद कोविड-19 का पेशेंट हो, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी ही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, ऐसा नीति आयोग के मेंबर का कहना है। इसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है और क्या क्या इसकी कुछ खास बातें उनको हम देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के अपने नाम जो संबोधन था उसमें ये कहा था कि योजना आयोग की जगह हम नीति आयोग लाएंगे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। देखिए, योजना आयोग के संबंध में ना हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसको 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और योजना आयोग को बनाया गया था। यदि हम योजना आयोग की बात करें या फिर नीति आयोग की, तो इसका एक अध्यक्ष होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है। इसका जो अध्यक्ष रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। और पहली बार जब इसको गठित किया गया था 1950 में, तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब यदि हम बात करें कि ये कब से अस्तित्व में आई है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आई है, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, इसका यदि हम फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम शॉर्टकट में नीति आयोग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब इसकी कुछ खास बातें ऐसे हैं। देखो, ये केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहे नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल के जो महत्व के इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ना, उनको ये रणनीतिक रूप से और टेक्निकल रूप से सलाह देता है। पंचवर्षीय योजनाओं का भावी स्वरूप, फ्यूचर का रूप क्या होगा, उसके संबंध में ये आयोग सरकार को सलाह देता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं ना, वो कैसे पिच इन हो रही हैं। ठीक है, कोविड की जो सेकंड वेव चल रही है उससे लड़ाई करने के लिए पिच इन मतलब कैसे वो साथ में मजबूती से खड़ी हैं, कैसी वो सरकार की हेल्प कर रही हैं। तो गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई। इन्होंने 135 करोड़ फंडिंग का सपोर्ट किया है इंडिया की करंट जो पैंडमिक बैटल चल रही है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद सन माइक्रो सिस्टम को फाउंडर हैं विनोद खोसला। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम ऑक्सीजन का जो पैनल लोड्स है ना, इसको दे करके हेल्प करेंगे। इसके अलावा अमेजन का कहना है कि ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है ना, हम प्रदान करेंगे और इसके अलावा कुछ अदर जो इक्विपमेंट है हॉस्पिटल में वो भी हम प्रोवाइड करेंगे।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन हमारे एयर में ना जो ऑक्सीजन है वो हम प्योर नहीं ले पाते हैं, ठीक है। एयर में क्यों से कि नाइट्रोजन भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है, इसी कारण से हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को प्योरली नहीं ले पाते हैं। इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। इस मशीन में एयर को प्रवेश कराया जाता है, फिर ठीक है यहाँ से ऑक्सीजन को इसमें से अलग किया जाता है। तो पूरा 100% तो अलग नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन लगभग 90 से कुछ ज़्यादा ही प्रतिशत की इसमें शुद्धि हो जाती है। इसके बाद हम न्यूज़ देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2021 से। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ जानकारियाँ। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में, ठीक है। ये जो पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ये फेमस अवार्ड है। इसको कौन देता है? तो इसको देता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको देता है, ठीक है। यदि हम इसके ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, ठीक है। हर साल फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में इसका आयोजन किया जाता है। यहीं पर एक भव्य समारोह होता है और यहीं पर ये पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पहले यदि हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो वो दिए गए थे रूजवेल्ट होटल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो प्रतिमा है ना, नीचे इसका जो बेस रहता है वो ब्लैक मेटल का रहता है और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक। अब इसमें एक एग्रीमेंट भी करवा लिया जाता है। जैसे यदि ये इसको एक बार ले लेते हैं तो इनसे एक एग्रीमेंट करवाया जाता है कि यदि आप इसको बेचते हो इस मूर्ति को, तो आपको हमारे एकेडमी में $1 की रकम जमा करवानी पड़ेगी। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, जैसे कि एक ऐसे व्यक्ति केवल एकमात्र हैं जिनको नोबल भी मिला और ऑस्कर भी मिला, ठीक है। 1925 में इनको नोबल मिला था और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इनको ऑस्कर मिला था। ऐसा इनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब यदि हम इंडिया की बात करें ना, तो महबूब खान की एक मूवी आई थी मदर इंडिया, 1958 में सबसे बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेशन पाने वाली ये पहली फिल्म थी। अब यदि हम बात करें ऐसी लेडीज़ जो ऑस्कर पाने वाली पहली हैं इंडिया की, उनका नाम है भारतीय भानु अथैया, ठीक है। इन्होंने गांधी मूवी में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम की डिज़ाइन किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे ऐसे पहले इंडियन थे जिनको सिनेमा में उनकी जो उपलब्धि थी ना, उनके लिए 1992 में ऑस्कर अवार्ड का पूरा लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। इसमें एक वर्ड आया है ऑफ कलर, ठीक है, या फिर पर्सन ऑफ कलर, पीपुल ऑफ कलर, पर्सन्स ऑफ कलर। तो स्पेशली उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनको हम वाइट नहीं कहते हैं, मतलब अश्वेत लोगों के लिए ना ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ की। ये मूवी है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड का मतलब होता है जो खाना बदोश लोग रहते हैं ना, उनको कहा जाता है। इस मूवी ने पेंडेमिक के दौरान, और ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना, इस बार ऑनलाइन आयोजित की गई थी। सबसे ज़्यादा पुरस्कार इसी ने ही जीते हैं। चाओ झाओ ने एक हिस्ट्री बनाई है, वो एक ऐसी पहली महिला बन गई हैं जो कि, ठीक है, वाइट नहीं है, मतलब ऑफ कलर वाली लेडीज़ हैं, बेस्ट डायरेक्ट अवार्ड पाने वाली, मतलब पहली अश्वेत महिला बन गई हैं ये। तो ये जो मूवी है ना, वो अमेरिका के ऐसे लोग जो कि हाशिए पर हैं, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान रोमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं व्यर्थ में वेस्ट वाले हिस्से में। इसको ही बेस्ट पिक्चर डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस फॉर फ्रांसिस MC डोरमेंट, ठीक है, जो कि तो ये जो मूवी है इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी से मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड इसी मूवी को दिया गया है। अब हम बात करते हैं MS झाओ की। ये देखो कलर के मामले में यदि हम देखें ना तो जो कि श्वेत नहीं है, ऐसी ये फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है, एज ए डायरेक्टर। और यदि हम बात करें कि ये सेकंड नंबर की वुमेन है बेस्ट डायरेक्टर की आफ्टर कैथरीन बिगलो। इनको 2010 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ये पहली महिला थी। इसके बाद सेकंड नंबर में MS झाओ हैं, लेकिन ये अश्वेत हैं, ठीक है, इसलिए ये सेकंड नंबर इनका लगता है। और भी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए हम जो वीडियो बनाए हैं ना इसका ऑस्कर अवार्ड वाला, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो मद्रास का जो हाई कोर्ट है ना, तमिलनाडु में जो चुनाव हुए थे, चुनाव से संबंधित जो कैंपेन हुए, उसमें कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है ना उनको मनवाने में, उनको पालन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया फैल रहा है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही इसकी कड़ी आलोचना की है, ठीक है, पोल पैनल की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख किया गया है कि इंडिया में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और ये एक परमानेंटली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम बात करते हैं इसके गठन की। तो इसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। ये सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब हमने इसके गठन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं चुनाव का। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना रहता है और अन्य जो चुनाव आयुक्त रहते हैं उसका कार्यकाल कितना रहता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अन्य जो चुनाव आयुक्त रहते हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का रहता है, लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि इनकी जो उम्र है ना वो 62 साल तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो होगा। यदि हम बात करें ना कौन कौन से काम निर्वाचन आयोग करता है, तो सबसे पहला है जो चुनाव क्षेत्र रहते हैं ना उसका परिसीमन करना। दूसरी बात, लिस्ट तैयार करना कि कितने मतदाता कितने मतदाता वोट करने वाले। इसके अलावा अलग अलग जो राजनीतिक दल रहते हैं ना उनको मान्यता देने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है और इसके अलावा इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी इसी का काम है, ठीक है। इसके बाद इसका 5वें नंबर का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना और इनके लिए एक चुनाव आचार संहिता की तैयारी करना भी चुनाव आयोग का काम होता है। आगे हाई कोर्ट का कहना है कि देखो, आपने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान प्रोटोकॉल को मनवाने के लिए तो कोई कदम नहीं उठाया, आप उसमें फेल रहे, लेकिन कम से कम अभी जो काउंटिंग होने वाली है वोटिंग की, उसके लिए तो आप कम से कम इन प्रोटोकॉल को पालन करवाइए, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का कहना है। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें जो टॉप 10 की कंट्रीज़ हैं ना उनके नाम हम देख लेते हैं।
पहले नंबर पर स्थित है फिनलैंड, उसके बाद सेकंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे नंबर पे आता है सिंगापुर, चौथे नंबर में नीदरलैंड है, पाँचवें में डेनमार्क, छः में है नॉर्वे, सात में है स्वीडन, आठ में है जर्मनी और नौ में है न्यूजीलैंड। 10वें नंबर पे आता है कनाडा। ओवरऑल रैंक तो हम देख चुके हैं, पहले नंबर में फिनलैंड है। इसके बाद कुछ कुछ पार्टिकुलर चीज़ें निर्धारित कर दी गई थी, जैसे कि लीडरशिप एंड फॉरसाइट में किसका कौन सा नंबर है। फिनलैंड पहले नंबर पे, स्विट्ज़रलैंड 9वें नंबर पे है। इसके बाद रोबस्ट लॉ और पॉलिसी की बात करें तो उसमें किसका स्थान है, कैसा रहा, वहाँ के इंस्टीट्यूशन किस टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टीवार्डशिप कैसी है, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस है कि नहीं है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन कैसा है, हेल्पिंग पीपल राइजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, तब जाके रैंक दी जाती है। इसमें हमारे देश को रैंक मिला है 49। ठीक है, टोटल 104 कंट्रीज़ के लिए ये इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था, जो कि बताता है वहाँ पर गुड गवर्नेंस है या नहीं है, किस प्रकार से कौन कौन सी कमियां हैं, किस मामले में कमियां हैं, ये बातें ये सब इंडेक्स हमें बताता। एक ख़ास बात है जो हमें देखने को मिलती है, देखो टॉप 10 की जो कंट्रीज़ है ना, उनमें से 7 ऐसी हैं जो कि यूरोप से हैं, लेकिन 4 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हैं। ठीक है, उनमें से यदि हम बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट में आता है एशिया में। ठीक है, फिर है न्यूजीलैंड, है ना, इसके बाद है, उसके बाद ओसेनिया है, फिर है कनाडा। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो छोटे देश हैं इसलिए वहाँ पर गवर्नेंस अच्छा है, क्योंकि इसमें कनाडा भी शामिल है जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, वो भी तो स्थान पाई है ना टॉप 10 कंट्रीज़ में। तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि कोई छोटा देश है तो वो अपने देश को बहुत ही बढ़िया तरीके से गवर्नेंस कर सकता है। कुछ निष्कर्ष सामने ये भी निकल कर आए हैं कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ठीक है, जैसे कि वहाँ की जो लॉज हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है, इम्पार्शियल कोर्ट्स हैं कि नहीं, अदालतें निष्पक्ष हैं कि नहीं हैं, और प्रॉपर्टी राइट्स किस टाइप के हैं वहाँ पर। और कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है इस इंडेक्स से रिलेटेड, जैसे कि इसमें 34 इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है और जिनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं 7 ब्रॉड पिलर्स में, जिनका मैं पहले ही आपको बता चुका जब लिस्ट हम देख रहे थे। तो ओवरऑल रैंकिंग तो हम बताते ही हैं, इसके साथ में हम ये भी बताते हैं कि इन इन क्षेत्रों में उन्होंने कैसा काम किया है, जैसे कि उस देश की लीडरशिप कैसी रही है, ठीक है, लॉ और पॉलिसीज़ कैसी हैं, इंस्टीट्यूशन वहाँ के कैसे हैं, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई सा कोर्ट हो। जैसे कि यदि हम बात करें पहले पिलर की ना, तो पहले पिलर जैसे लीडरशिप और फॉरसाइट किसी देश का कैसा है, इसका मतलब इसमें क्या क्या देखेंगे, वो करप्शन किस लेवल का है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का विजन देश रखता है कि नहीं रखता है, एडेप्टेबिलिटी कैसी है उसकी, ठीक है, वो किसको प्रायोरिटी देता है, और इनोवेशन है कि नहीं है वहाँ पर, एथिकल लीडरशिप है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले पिलर के अंतर्गत देखी जाती हैं। यदि हम रोबस्ट लॉयल पॉलिसी की बात करें तो लॉ, रूल ऑफ लॉ कैसे हैं, जुडिशरी की क्वालिटी है कि नहीं है, उसमें पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ठीक है, और रेगुलेटरी गवर्नेंस किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने अभी अभी कुछ नई खोजें की है या कोई नया मुकाम हासिल किया है रक्षा से रिलेटेड, तो हम डीआरडीओ से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके पहले भी कुछ ऐसी संस्थाएं थीं जो हमारे देश में रक्षा से रिलेटेड काम करती थी, उनको आपस में मिलाकर 1958 में
डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ध्यान ये रखा गया कि जो वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें कैसे देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, किस प्रकार से उनका शिफ्टिंग हुआ अपने उपकरणों में, कैसे नए नए उपकरण उसमें इस्तेमाल किए गए और युद्ध में जीत हासिल की गई। इन्हीं सब को देखते हुए हमें लगा कि हमें भी इसमें एडवांस कुछ करना होगा, तो जितनी भी संस्थाएं अभी लगी हुई हैं उनको मिलाकर ही हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में 1980 में, ठीक है, एक स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसी प्रकार की ब्लेडों का निर्माण किया है डीआरडीओ ने। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको देख लेते हैं हम। इनको क्यों बनाया गया है, कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। तो डीआरडीओ ने एक टेक्निक को विकसित किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक। इससे क्या होगा, यदि हम अपने देश में ही हेलीकॉप्टर को बनाते हैं ना, तो उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो ब्लेडों की ज़रूरत, टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, उसको इन्होंने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक का नाम दिया है। इन्होंने क्या काम करा, 60 ब्लेड की जो आपूर्ति है ना HAL को दिया ताकि हेलीकॉप्टर इंजन बना सके। और इसके अलावा इसी कार्यक्रम के तहत डीआरडीओ सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन के करीब 300 ब्लेड बनाने वाला है। अब कुछ कुछ खास परिस्थिति रहती हैं जिनमें, ठीक है, हेलीकॉप्टरों को बहुत बुरी बुरी कंडीशनों में संचालित करना पड़ता है। इसके लिए इंजन चाहिए छोटा और हल्का। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का यूज़ किया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ऐसे बहुत ही कम देश हैं जहां पर इस प्रकार की ब्लेड डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। और यदि हम बात करें ना कि पार्टिकुलर मेटल की, तो ये रहते हैं निकिल बेस्ड सुपर एलॉय, जो कि विथस्टैंड कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, और अदर ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंगल एकल क्रिस्टल ब्लेड का यदि हमें मेटल पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं निकिल बेस्ड सुपर एलॉय। इसके बाद वाली न्यूज़ हम फॉरेन पेज से देखेंगे रोमानिया के बारे में। तो रोमानिया का हम मैप देख लेते हैं। इसके नॉर्थ में पड़ता है यूक्रेन और इसके पूर्वी वाले हिस्से में मोल्डोवा पड़ता है, और इसके पूर्वी और दक्षिणी छोर पर ही ब्लैक सी के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब हम यदि बात करें दक्षिणी हिस्से में, तो दक्षिणी हिस्से में है बुल्गारिया, और यदि हम इसके पश्चिमी तरफ जाएं तो हंगरी पड़ता है और पड़ता है सर्बिया। तो ये तो था रोमानिया और उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो रोमानिया देश का ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ पर जो रसिया का राजदूत है उसको हम एक्सपेल करेंगे, क्योंकि 2014 में सीजैक रिपब्लिक में एक एक्सप्लोज़न हुआ था, धमाका हुआ था, जिसका ऐसा माना जाता है कि रसियन सीक्रेट सर्विस इसके पीछे इनका हाथ था। इसलिए हम इस रसियन एम्बेसडर को एक्सपेल करने वाले हैं, मतलब कि अपने देश से इनको निकाल देंगे, अपने देश में नहीं रहने देंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन पेज से इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की एक सबमरीन है जो कि अभी हाल में डूबी थी, उसी का एक वीडियो सामने आया है। ठीक है, सबमरीन मतलब होता है पनडुब्बी, जिसमें से 54 जो क्रू थे ना, उनका जो दल था वो लास्ट वीक डूब गया था। ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये लोग एक सॉन्ग गा रहे थे, सांपाई जंपा, जिसका मतलब होता है गुड बाय, और इसी का इन्होंने एक वीडियो बनाया था।
तो उस पनडुब्बी के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं जो कि पानी में डूब गई थी। KRI नांगाला इसका नाम है 402, ठीक है। इसको नानगाला सेकंड के नाम से भी जाना जाता है और ये, ठीक है, टाइप 209 1300 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है इंडोनेशिया की नेवी की। ऑर्डर किया गया था 1977 में और इसको लॉन्च किया गया था 1980 में और इसको कमीशन किया गया था 1981 में, 1980 में। आइए अब देख लेते हैं हम बिजनेस वाले पेज से कौन कौन सी न्यूज़ है। तो बिजनेस वाले पेज से हम एक ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है 2023 तक, लेकिन यदि हमारे यहाँ पर गलत नीतियाँ हैं, ठीक है, उनके चलते चलते हमें लॉस भी होने वाला, ठीक है। $81 मिलियन का लॉस भी हमको हो सकता है। अब यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है ना, ये अंदाज़ा लगाया है PMI ने। PMI क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फिलाडेल्फिया बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये जानकारी दी है, ठीक है। और यदि हम इंडिया की बात करें ना, तो 28,000 इंडिविजुअल मेंबर्स इसके स्थित हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इन्वेस्ट आ सकता है 98 बिलियन का बाई 2023 तक। और इंडिया का जो यदि हम शेयर की बात करें ना, तो वो रहेगा लगभग $1 बिलियन का। लेकिन चिंता वाली कुछ ऐसी भी बातें हैं जैसे कि $54 बिलियन, मतलब लगभग 50%। ये पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, इतना हिस्सा वेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फेमिलियरिटी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो नई नई प्रैक्टिसेस होती हैं ना, टेक्नोलॉजी होती है, टूल और इनेबिलिटी टू ऑप्टिमाइज डाटा को ऑप्टिमाइज भी यदि नहीं कर पाते हैं, इसके कारण भी लॉस हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि पुअर मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस यदि होती हैं हमारे यहाँ पर, इसके चक्कर में लगभग 11 बिलियन का हमको ग्लोबली लॉस हो सकता है, जो कि 11.4% है टोटल जो 98 बिलियन हमारे इंडिया में आने वाला है उसका। इसमें से यदि हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर की बात करें ना, तो उसमें लॉस होने वाला है 81 मिलियन का। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फेलियर रेट की। तो 55% एप्लॉयड होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि कंपेरेबल जो डाटा है ना, वो अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पर, इसलिए लगभग 50% चांस ही हैं सक्सेस होने के।